एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। रिक्शा स्टार्ट करते हुए शौर्य के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। हाजी को उसके फोन की इत्तला मिली होगी तो वो नाच कर रह गया होगा। उसके बाद शौर्य कहीं नहीं रुका। हक नवाज रोड से होता हुआ घर वापस आ गया। उस वक्त 10:15 बज रहे थे। उसने समीना से सामना होते ही पूछा, नौलखा चला गया? समीना बोली, वो तो 7:30 बजे ही चला गया था। शौर्य बोला, तुफैल तुम रिक्शा वापस कराओ, अब इसकी जरूरत नहीं रही, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा ले आएंगे। तुफैल ने मुस्कुराते हुए कहा, रिक्शा तो वापस कराऊं, लेकिन वो पट्टे किसके लिए लाए हो शारिक बाबू? शारिक मुस्कुराते हुए बोला, मिलकर थोड़े थोड़े खा लेंगे। समीना ने उसे घूरा, बोली, पट्टे खाओगे? शारिक ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, फिर उसे बताने लगा कि पट्टे उसने क्यों खरीदे थे। समीना बोली, तुम इतना करीब चले गए थे, अगर तुम्हें पहचान लिया जाता तो जिंदा वापस ना आते। शारिक मुस्कुराया, बोला, पहचान लिया जाता तब ना। वैसे शारिक तरने वाला नहीं है, तुम जानती हो कि मुझ पर हाथ डालना आसान नहीं। समीना बोली, लेकिन फिर भी एहतियात का दामन तो हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। तुफैल बोला, अच्छा शारिक बाबू, मैं रिक्शा वापस करने जा रहा हूँ। तुफैल कहते हुए कमरे से निकल गया। शारिक उठकर टेलीफोन के करीब आ गया। उसने रिसीवर उठा लिया और चौधरी करामत वाला नंबर मिलाने लगा। इस मर्तबा भी लाइन मिलने में देर न लगी। कॉल चौधरी करामत ने रिसीव की थी। शारिक ने कहा, हाजी अब्दुल्लाह को फोन दो, मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर हाजी अब्दुल्लाह की चिंघाड़ती हुई आवाज सुनाई दी, तुम हरामजादे। शारिक ने उसकी बात काटी, बोला, चीखो मत पाजी, तुमने देख लिया मैं मौत के साए की तरह तुम्हारे पीछे लगा हुआ हूँ, तुम्हें इस तरह सहमा सहमा कर मार डालूंगा। हाजी चीखा, तुम मेरे हाथ लग जाओ तो जिंदा मैं भी नहीं छोड़ूंगा। शारिक बोला, मुझे तलाश करने की कोशिश करो तो तुम्हारे हाथ लगूंगा ना। तुम तो बुजदिलों की तरह छुपते फिर रहे हो और मैं साए की तरह तुम्हारे पीछे लगा हुआ हूँ। जब तुम पजेरो से चौधरी करामत की दुकान के सामने उतर रहे थे तो मैं उस वक्त चंद गज के फासले पर था। तुम कहीं भी छुप जाओ, मेरी नजरों से ओझल नहीं रह सकोगे। वैसे तुम्हारे लिए मेरी एक पेशकश है। हाजी धाड़ा, बको, क्या कहना चाहते हो? शारिक बोला, अगर तुम अपने आप को सरेंडर कर दो तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। हाजी चीखा, बंद करो ये बकवास, सरेंडर मैं नहीं तुम करोगे, मैं तुम्हें कुत्ते की तरह अपने पैर चाटने पर मजबूर कर दूंगा। शारिक बोला, ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसके पैर चाटता है। वैसे मेरा वादा है कि तुम्हारे किसी भी खुफिया ठिकाने के बारे में पुलिस को नहीं बताऊंगा। तुमसे जब भी मुकाबला होगा बराह रास्त होगा। और हाँ, मैंने कहा था कि आज तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊंगा, लेकिन अब वो खुशखबरी आज नहीं कल सुनाऊंगा, मेरे फोन का इंतजार करना। हाजी ने जवाब में कुछ कहना चाहा मगर शारिक ने फोन बंद कर दिया और समीना वगैरह को हाजी से होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताने लगा। फिर रजिया की तरफ देखते हुए बोला, मेरा ख्याल है तुम लोग खाना खा चुके हो, मुझे तो बड़ी जोर की भूख लग रही है। रजिया बोली, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। वो किचन में घुस गई। उसके थोड़ी ही देर के बाद शारिक बैठा खाना खा रहा था। 2 बजे के करीब नौलखा पहुंच गया। उसने आते ही कहा, हो गया काम शारिक बाबू, पुलिस ने रात 11 बजे रेड किया था, बड़े बड़े अफसरान भी मौजूद थे, बड़ा असलहा निकला है भाई वहां से। ये सारा रूसी असलहा है जो अफगानिस्तान से लाया गया था। पिस्तौलें, क्लैशनकोफ, राइफलें, लाखों की तादाद में गोलियां, रॉकेट और न जाने क्या कुछ भरा हुआ था उस गोदाम में। वो सब कुछ अब पुलिस की तहवील में है। सुना था कि वजीर और चीफ मिनिस्टर भी उस असलहे के मुआयने के लिए वहां आने वाले हैं, लेकिन मैं तो खामोशी से खिसक लिया। वो लोग मुझे तलाश करते रहे होंगे कि नौलखा किधर गया। शारिक ने पूछा, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? मेरा मतलब है मुकाबला वगैरह। नौलखा बोला, वहां 4 आदमी थे, उन्होंने मुकाबले की कोशिश की थी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मारा गया, बाकी 3 ने हथियार डाल दिए। बड़े मुनज्जम तरीके से छापा मारा गया था। वैसे एक बात है शारिक बाबू, अगर पुलिस वाले ठीक से काम करें ना तो कोई भी शख्स जुर्म करने की हिम्मत न करे। शारिक गहरा सांस लेते हुए बोला, ठीक से काम करने का ही तो सारा मसला है। पुलिस के ठीक से काम करने की रिवायत होती तो आज मैं और तुम भी जराइम की दलदल में न फंसे होते। वो कुछ देर खामोश हुआ, फिर बोला, मेरा ख्याल है हाजी को ये खुशखबरी इसी वक्त सुना देनी चाहिए। समीना बोली, हाँ ये खुशखबरी मैं सुनाऊंगी। उसने फोन अपनी तरफ सरका लिया और शारिक से मालूम करके नंबर डायल करने लगी। तीसरी घंटे पर कॉल रिसीव कर ली गई। एक खाबीदा सी आवाज सुनाई दी, हेलो। समीना ने खुश्क लहजे में कहा, हाजी को फोन दो। दूसरी तरफ से कहा गया, कौन बदतमीज हो तुम,
हाजी साहब सो रहे हैं। समीना बोली, उससे कहो समीना बात कर रही है। मेरा नाम सुनते ही उसकी नींद उड़ जाएगी। दूसरी तरफ से कहा गया, समीना होल्ड करो। तकरीबन 2 मिनट के बाद हाजी की आवाज सुनाई दी, मगर समीना ने उसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा, हैरत की बात है कि इन हालात में भी तुम आराम से सो रहे हो। शारिक ने तुमसे कहा था कि वो कल सुबह तुम्हें खुशखबरी सुनाएगा। मैंने सोचा कि तुम्हें सुबह तक इंतजार में रखने की बजाय क्यों ना अभी वो खुशखबरी सुना दी जाए। हाजी की गुर्राहट सुनाई दी, बकती रहो, मैं सुन रहा हूँ। समीना बोली, वो जो तुम्हारा असलहा डिप्पू है ना, टिम्बर मार्केट वाला, वो अब पुलिस की तहवील में है। तुम्हारा एक आदमी मारा गया है, 3 ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है और असलहे पर पुलिस का कब्जा है ना तुम्हारे लिए खुशी की बात। हाजी के धाड़ने की आवाज सुनाई दी, क्या बकती हो तुम। समीना बोली, अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो अपने किसी आदमी को फोन करके तस्दीक कर लो। बस इस वक्त तुम्हें मैंने यही बताना था। अगली गुफ्तगू तक अल्लाह हाफिज। हाजी दूसरी तरफ से कुछ कह रहा था, मगर समीना ने फोन बंद कर दिया और शारिक वगैरह की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हाजी इस वक्त अपने बाल नोच रहा होगा, उसे अब रात भर नींद नहीं आएगी, मगर हम अपनी नींद क्यों खराब करें, मैं तो सोने जा रही हूँ। वो उठकर अपने कमरे में आ गई। शापरी भी उसके साथ ही आ गई थी। वो दोनों आमतौर पर एक ही कमरे में सोती थीं। शारिक हॉल कमरे में ही सोफे पर दराज हो गया। कुछ ही देर के बाद वो भी सो चुका था। शारिक की आंख सुबह 7 बजे खुल गई। रजिया के अलावा सब लोग सो रहे थे और रजिया भी सामने वाले सोफे पर बैठी अखबार पढ़ रही थी। वो शारिक की तरफ देखते हुए बोली, आज तो पूरा अखबार सनसनीखेज खबरों से भरा हुआ है, तुम अखबार देखो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। शारिक ने अखबार ले लिया। हेडलाइन हाजी के असलहा डिप्पू के बारे में थी। उसके अलावा और खबरें 4-4 कॉलमी सुर्खियों के साथ शाया हुई थी। एक खबर गुलबर्ग में गंदे नाले में दरियाफ्त होने वाली 3 लाशों के बारे में थी। उनमें सिर्फ अल्लाह दित्ता नामी एक शख्स की शनाख्त हुई थी, वो हाजी अब्दुल्ला का मुलाजिम था। दूसरी खबर शहर के एक रईस फारूक अहमद की बीवी राना के बहीमाना कत्ल से मुतल्लिक थी, जिसे आबरू रेजी के बाद चाकू के पै दर पै वार करके बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया था। इन 3 बड़ी खबरों के अलावा फ्रंट पेज की सारी खबरें हाजी अब्दुल्ला से मुतल्लिक थीं। रजिया चाय बनाकर ले आई। शारिक चाय पीते हुए खबरें पढ़ता रहा। उस वक्त वो राना के कत्ल की खबर पढ़ रहा था। राना के कत्ल की इत्तला उसके शौहर फारूक अहमद ने पुलिस को दी थी, जिसे बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फारूक अहमद ने पुलिस को जो बयान दिया था, उसके मुताबिक हाजी अब्दुल्ला अपने साथियों के साथ उसकी कोठी पर आ गया और बताया कि वो चंद रोज यहाँ रहेगा। हाजी ने ये धमकी दी थी कि अगर किसी को उनकी मौजूदगी के बारे में बताया गया तो उन दोनों मियां बीवी को कत्ल कर दिया जाएगा। इस दौरान हाजी अब्दुल्ला अपने 3 कारिंदों को बांध कर लाया था। उसका ख्याल था कि बंद रोड वाले हेरोइन के अड्डे की तबाही उनकी गफलत का नतीजा थी। वो पहले उन तीनों पर तहखाने में तशद्दुद करते रहे, फिर उन्हें कत्ल करके लाशें कोठी के अकबी नाले में फेंक दी। गुज़श्ता रात 8 बजे हाजी और उसके साथी जबान बंद रखने की धमकी देकर चले गए। फारूक भी अपने मुलाजिम परी चेहरा के साथ किसी काम से चला गया और तकरीबन 1.5 घंटे के बाद वापस आया तो कमरे में बेड पर उसकी बीवी राना की लाश पड़ी थी। एक चाकू दस्ते तक उसके सीने में पैवस्त था। अलमारी खुली हुई थी और सारा सामान बिखरा हुआ था। कातिल नकद रकम, इनामी बॉन्ड्स और लाखों रुपए के जेवरात ले गया। फारूक ने अपने बयान में यह भी बताया था कि कातिल ने बड़े इत्मीनान से अपना मिशन पूरा किया था और अपने खून आलूद कपड़े उतार कर अलमारी में से उसके कपड़े निकाल कर पहन गया था। उसने कातिल के कपड़े शनाख्त कर लिए थे। उसके कहने के मुताबिक हाजी अब्दुल्ला का एक बॉडीगार्ड इरफान उस रोज यही कपड़े पहने हुए था। अखबार हाजी के हवाले से खबरों से भरा हुआ था। इन तमाम हालात व वाक़यात से पुलिस ने जो नतीजा अखज़ किया वो ये था कि फारूक अहमद हाजी अब्दुल्ला का एजेंट था और उसने बखुशी हाजी अब्दुल्ला को अपने घर में पनाह दी, क्योंकि इस दौरान वो खुद, उसकी बीवी और मुलाजिम परी चेहरा आबादी से बाहर आते जाते थे। 1-2 मौके पर तो वो तीनों इकट्ठे ही घर से बाहर गए थे। अगर हाजी अब्दुल्ला ने उन्हें कोई धमकी दी होती तो वो ऐसे मौके से फायदा उठाकर पुलिस को इत्तला दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता था कि उन्होंने हाजी और उसके साथियों को बखुशी अपने घर में पनाह दी थी। बहरहाल पुलिस ने फारूक अहमद और उसके मुलाजिम परी चेहरा को शरीके जुर्म करार देकर हिरासत में ले लिया। रात 2:15 बजे के करीब समीना से टेलीफोन पर बात होने के बाद हाजी अब्दुल्ला वाकई नाच कर रह गया। टिम्बर मार्केट में उसका असलहे का बहुत बड़ा गोदाम था। टिम्बर मार्केट के पिछली तरफ वो मकान 8 कमरों पर मुश्तमिल था और हर कमरे में असलहे की पेटियां भरी हुई थीं। पहले ये मकान हेरोइन के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल होता था, लेकिन फिर उसे असलहे के डिप्पू में तब्दील कर दिया गया। कुछ अरसा पहले तक तो ये होता रहा था कि जब किसी गाहक को असलहे की जरूरत होती तो उसे रकम वसूल करके डिप्पू के निगरान के नाम पर पर्ची लिख दी जाती और उसे फोन पर इत्तला दे दी जाती।
वो ग्राहक रात के अंधेरे में वहां जाकर अपनी मतलूबा चीजें हासिल कर लेता। पर्ची सिर्फ उन ग्राहकों को दी जाती जो काबिल एतमाद होते। 3 महीने पहले हाजी को असलहे की एक बहुत बड़ी खेप बहुत कम कीमत पर मिल गई थी, जिसमें रॉकेट, लाइट मशीन गन्ने, हैंड ग्रेनेड, राइफलें, पिस्तौल और लाखों की तादाद में गोलियां शामिल थीं। ये सारा माल हाजी ने इस डिप्पू के लिए रखवाया था और ये डिप्पू दूसरों के लिए बंद कर दिया था। हाजी के सिर्फ चंद ही ऐसे आदमी थे जिन्हें उस डिप्पू के बारे में मालूम था। उनमें से बेशतर को बताया गया था कि वो डिप्पू बंद कर दिया गया है, अब कोई उधर का रुख न करे। ये नई खेप उस डिप्पू में लाने के बाद तो सब लोगों को सख्ती से उस तरफ जाने से मना कर दिया गया था। 4 मुहाफिज 24 घंटे असलहे की हिफाजत के लिए वहां मौजूद रहते। उनके अलावा सिर्फ 2 आदमी ऐसे थे जिन्हें डिप्पू में असलहे के उस अंबार के बारे में मालूम था। उनमें एक मकसूद था और दूसरा इरफान। असलहे की ये खेप तकरीबन 2 महीने से उस गोदाम में पड़ी हुई थी। हाजी किसी ऐसी पार्टी की तलाश में था जिससे पूरी खेप का सौदा हो सके, लेकिन अभी तक उसे ऐसी कोई पार्टी नहीं मिली थी। छोटे ग्राहक तो बहुत थे, लेकिन हाजी उस खेप को टुकड़ों में नहीं बेचना चाहता था। और फिर शारिक से खटपट शुरू हो गई। शारिक ने उसे तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया था। अगर कोई और होता तो अब तक खुदकुशी कर चुका होता, लेकिन करोड़ों डॉलर का नुकसान होने के बावजूद हाजी अभी तक डटा हुआ था। इसकी वजह शायद ये थी कि बैंकों में मुख्तलिफ नामों से उसका खतीर सरमाया मौजूद था। बैरून ममालिक भी उसके करोड़ों डॉलर मौजूद थे। उसे उम्मीद थी कि शारिक से निमटने के बाद वो मामलात संभाल लेगा। उसे पुलिस से ज्यादा खौफ नहीं था। वो जानता था कि पैसे में बड़ी ताकत होती है। आज जो पुलिस ऑफिसर उसकी गिरफ्तारी के लिए हथकड़ियां लिए फिरते हैं, कल वो उसके सामने हाथ बांध कर खड़े होंगे। हाजी को सबसे ज्यादा खौफ शारिक और समीना से था, जो उसे पै दर पै नुकसान पहुंचा रहे थे और वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका था। और दरअसल शारिक और समीना की वजह से ही पुलिस भी उसके पीछे लगी थी। उन दोनों का किस्सा तमाम हो जाए तो पुलिस से पीछा छुड़ाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। उस वक्त फोन पर समीना की बातों ने हाजी के तन बदन में आग लगा दी। उसका खून खौल रहा था। उसका बस नहीं चलता था कि अपनी ही बोटियां नोच डाले। इरफान और दिलावर हाजी के कमरे के बाहर बरामदे में सो रहे थे। हाजी की आवाज सुनकर वो भी उठकर बैठ गए और फिर चंद सेकंड के बाद ही उन्हें मालूम हो गया था कि सूरत हाल क्या थी। हाजी गुर्राते हुए बोला, ओए इरफान, मकसूद का नंबर मिलाओ जल्दी। इरफान बोला, हाजी साहब, हो सकता है समीना और शारिक ने आपको परेशान करने के लिए फोन पर झूठी इतला दी हो। हाजी चीखा, ओए वो झूठ नहीं बोलते, जो कुछ कहते हैं कर दिखाते हैं। एक तुम लोग हो न मर्द, आज तक उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। नंबर मिलाओ मकसूद का। इरफान ने फोन का रिसीवर उठा लिया और मकसूद का नंबर डायल करने लगा। कॉल काफी देर के बाद रिसीव की गई थी। मकसूद की आवाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वो गहरी नींद से बेदार हुआ है। इरफान बोला, मकसूद साहब, मैं इरफान बोल रहा हूँ, हाजी साहब से बात करो। उसने रिसीवर हाजी की तरफ बढ़ा दिया। हाजी माउथ पीस में गुर्राया, ओए मकसूद, तुम घर में पड़े आराम से सो रहे हो, कुछ मालूम है क्या हो गया है? मकसूद ने पूछा, क्या हो गया है हाजी साहब? हाजी बोला, टिम्बर मार्केट वाले गोदाम पर पुलिस ने छापा मारा है, जाकर मालूम करो इस खबर में कहां तक सदाकत है। मुझे फौरन इत्तला देना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाजी ने जवाब का इंतजार किए बगैर फोन बंद कर दिया और जख्मी शेर की तरह कमरे में टहलने लगा। चौधरी करामत भी कमरे में खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। वो हाजी का पुराना साथी था। ये बहुत अरसे पहले की बात थी। उस वक्त हाजी अब्दुल्ला इतना ऊपर नहीं गया था। छोटे छोटे लोगों के साथ मिलकर हेरोइन का कारोबार किया करता था और ये काम बहुत छोटे पैमाने पर था। उन दिनों चौधरी करामत भी उसके कारोबार में शरीक था। वो दरअसल 5-6 पार्टनर थे जो बारी बारी पेशावर और कबायली इलाकों से चोरी छुपे थोड़ी थोड़ी हेरोइन लाकर हाजी के हवाले कर देते और हाजी उन्हें ऐसे लोगों को फरोख्त कर देता जो बड़े गिरोहों के लिए काम करते थे। सारा कंट्रोल हाजी के हाथ में था। बड़े स्मगलरों से भी उसके राब्ते थे। हाजी ऐसे लोगों से अपने ताल्लुकात बढ़ाता गया जो बाद में उसके बहुत काम आए। नए लोगों से ताल्लुकात उस्तवार होने के बाद अपने पुराने साथियों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगा। एक साथी ने जब आंखें दिखाने की कोशिश की तो हाजी ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। दूसरे खुद ही आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते गए। चौधरी करामत वाहिद आदमी था जिस पर हाजी को सबसे ज्यादा एतमाद था और सबसे ज्यादा फायदा भी करामत ही ने उठाया था। उसने हेरोइन की कमाई से भेनी के करीब 1.5 मुरब्बा ज़रई जमीन खरीद ली। एक और जगह जमीन खरीद कर उसने ईंटों का भट्टा लगा दिया। ये चारे की छोटी सी दुकान बहुत पुरानी थी। इसको वो आड़ के तौर पर इस्तेमाल करता था। पैसा हाथ आया तो उसने आसपास के 4-5 मकान खरीद कर उन्हें अपने मकान में शामिल कर लिया। उसने सारी तामीर नए सिरे से कराई थी। सामने सड़क के रुख पर तो दुकान ही रखी थी। पिछली तरफ बहुत बड़ा कंपाउंड था और उसके पीछे कई कमरों पर मुश्तमिल मकान था। बहुत अरसा पहले वो हाजी के बिजनेस से अलग हो चुका था, लेकिन उनमें ताल्लुकात अब भी थे। कभी कभार उनमें मुलाकात हो जाया करती थी।
करामत ये भी जानता था कि कुछ अरसे से हाजी अताब का शिकार था। एक तरफ पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी और दूसरी तरफ शारिक और समीना ने उसका नातिका बंद कर रखा था। करामत शारिक और समीना को नहीं जानता था। वो उसके बहुत बाद हाजी के गिरोह में आए थे। उन्होंने हाजी के लिए बहुत काम किया था और हाजी को नुकसान भी बहुत पहुंचाया था। हाजी से करामत की आखिरी मुलाकात 2 महीने पहले हुई थी। उस वक्त शारिक और हाजी के झगड़ों की इब्तिदा हुई थी। हाजी ने उस वक्त कहा था कि शारिक जैसा आदमी उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। वो किसी भी वक्त उसे चींटी की तरह मसल सकता है, लेकिन वो चींटी को नहीं मसल सका और शारिक उसे तबाही की तरफ धकेलता रहा। आज सुबह इरफान उसके पास आया था और उसे पैगाम दे गया था कि हाजी उसके पास आने वाला है, वो चंद रोज यहाँ रहेगा। करामत इनकार तो नहीं कर सका था। उसके कुछ राज अब भी हाजी के कब्जे में थे। अगर हाजी उसकी मुखालिफत पर उतर आता तो उसे तबाह कर सकता था। चौधरी करामत को पैगाम मिलने के थोड़ी ही देर के बाद उसने बीवी बच्चों को गांव भेज दिया। उसने अपने एक मुलाजिम को भी गांव भेज दिया था। वो मुलाजिम काबिल एतमाद नहीं था, बहुत बड़बोला था। उसकी मौजूदगी में यह अंदेशा रहता था कि वो किसी न किसी को हाजी के बारे में बता देगा, इसलिए करामत ने उसे गांव भेज दिया। सिर्फ एक लड़के को यहाँ रखा था जो हाजी के बारे में नहीं जानता था। हाजी अगरचे बहुत खुफिया तरीके से यहाँ आया था, लेकिन उसके आधे घंटे के बाद शारिक ने हाजी को फोन किया था। उसे हैरत भी हुई थी कि शारिक को यहाँ हाजी की मौजूदगी का पता कैसे चल गया था। और अब रात के पिछले पहर समीना ने फोन करके हाजी को एक और खबर सुनाई थी, जिस पर हाजी भड़क उठा था। चौधरी करामत ने हाजी को अपने घर में पनाह तो दे दी थी, लेकिन अब वो खौफजदा था। उसे अंदेशा था कि अगर शारिक ने पुलिस को हाजी के बारे में बता दिया तो पुलिस यहाँ हल्ला बोलने में ज्यादा देर नहीं लगाएगी। हाजी तो डूब ही रहा था, लेकिन उसे भी अपने साथ ले डूबेगा। हाजी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ओए तुम्हारी जान क्यों निकली जा रही है? शारिक की दुश्मनी मुझसे है, वो मुझे ही तबाह करने पर तुला हुआ है, तुम्हें वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चौधरी करामत बोला, मगर हाजी साहब, अगर उसने पुलिस को यहाँ आपकी मौजूदगी की इत्तला दे दी तो? हाजी बोला, ऐसा नहीं होगा। अच्छा तुम जाओ चाय बना कर लाओ, तुमने बच्चों को भी यहाँ से भेज दिया है, सारे काम तुम्हें खुद ही करने पड़ेंगे। करामत बोला, काम की तो कोई परवाह नहीं हाजी साहब, अच्छा मैं चाय बना कर लाता हूँ। वो कमरे से निकलकर किचन की तरफ चला गया। 3:30 बजे के करीब फोन की घंटी बजी। हाजी ने लपक कर रिसीवर उठा लिया। मकसूद की कॉल थी। मकसूद ने बताया, खबर दुरुस्त है हाजी साहब, वो गोदाम पुलिस के कब्जे में है। सैकड़ों पुलिस वालों ने उस इलाके को घेरे में ले रखा है। हाजी बोला, पुलिस को उस गोदाम के बारे में खबर शारिक ने दी थी। सवाल ये पैदा होता है कि उस गोदाम के बारे में शारिक को किसने बताया? मकसूद बोला, शारिक जिस तरह काम कर रहा है उसका अंदाजा आपको हो चुका है हाजी साहब। लगता है हमारा कोई भी अड्डा उसकी निगाहों से ओझल नहीं है। बड़े बड़े अड्डे तो वो तबाह कर चुका है। अब एक ही अड्डा बचा है जहां हेरोइन और असलहे की एक बड़ी खेप मौजूद है। अगर वो अड्डा भी शारिक की नजरों में आ गया तो हम मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे। हाजी बोला, अपने सारे आदमी उस अड्डे की हिफाजत पर लगा दो। अगर उस अड्डे का राज फाश हुआ तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और टिम्बर मार्केट वाले अड्डे पर पुलिस के हाथ कौन आया था? मकसूद ने कहा, अक्कू मारा गया है, रहमत बिल्ला और बक्का पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। जाहिर है पुलिस उनसे कुछ मालूम करने की कोशिश करेगी। हाजी चीखा, खत्म कर दो उन्हें, जैसे भी हो उन्हें खत्म कर दो। मकसूद बोला, ये मुमकिन नहीं है हाजी साहब, ये तो मालूम हो चुका है कि वो गोदाम आपका था। पुलिस अब उनसे यही मालूम करने की कोशिश करेगी कि दूसरे अड्डे कहाँ हैं, या आपके बारे में और आपके करीबी साथियों के बारे में मालूम करने की कोशिश करेगी। आपके बारे में वो नहीं बता सकते कि आप कहाँ हैं, मेरे बारे में जानते हैं और मैंने खुद भी अपना ठिकाना बदल लिया है। मैं इस वक्त लंडा बाजार वाले मकान में हूँ और वहीं से आपको फोन कर रहा हूँ। हाजी बोला, और यहाँ भी हेरोइन रखी हुई है? मकसूद बोला, जी हाँ, 10-12 बोरियां हैं, थोड़ा बहुत असलहा भी है, और मेरे ख्याल में ये अड्डा फिलहाल सबसे ज्यादा महफूज है। हाजी बोला, ठीक है, मैं बाद में तुमसे राब्ता करूंगा। हाजी ने फोन बंद कर दिया। चौधरी करामत चाय बना कर ले आया था। चाय पीते हुए भी वो लोग इस मौजू पर तबादला ख्याल करते रहे कि शारिक उनके बारे में मालूमात कैसे हासिल करता है। तकरीबन 4 बजे के करीब इरफान वगैरह बाहर आकर अपनी चारपाइयों पर लेट गए। हाजी कमरे में कभी बिस्तर पर लेट कर करवटें बदलता, कभी उठकर टहलने लगता। शारिक उस पर पै दर पै वार कर रहा था और वो अब तक शारिक और समीना का सुराग नहीं लगा सका था। शारिक उसे संभलने का मौका ही नहीं दे रहा था। किसी जगह पर भी वो 4 दिन से ज्यादा नहीं टिक सका था और उसे हैरत तो इस बात पर थी कि शारिक को उसके बारे में कैसे पता चल जाता था। यहाँ आने के सिर्फ आधे घंटे बाद उसने फोन कर दिया। उसने ये भी कहा था कि जब वो लोग करामत की दुकान के सामने पजेरों से उतर रहे थे तो वो चंद गज के फासले पर मौजूद था। क्या शारिक को मालूम था कि वो यहाँ आने वाला है? उसे ये इत्तला कैसे मिली होगी? क्या करामत ने बताया होगा? नहीं, हाजी ने यह ख्याल जहन से झटक दिया। शारिक और करामत एक दूसरे को नहीं जानते थे। करामत तो शारिक के आने से बहुत पहले इस कारोबार से अलग हो चुका था।
इरफान और रब नवाज करामत को बताने के लिए आए थे। इरफान बहुत पुराना और काबिल एतमाद आदमी था, उससे ये तवक्को नहीं की जा सकती थी। अलबत्ता रब नवाज पर शुबा किया जा सकता था। वो गिरोह में सबसे निचली सतह पर काम कर रहा था। हाजी को नए ठिकाने की जरूरत पड़ी तो उसके घर आ गया। इस तरह रब नवाज को उसके करीब आने का मौका मिल गया। उसके बारे में हाजी ने अंदाजा लगाया था कि वो काम का आदमी साबित हो सकता है, इसलिए उसे अपने साथ रख लिया। हाजी सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रब नवाज के बारे में उसका अंदाजा गलत हो और रब नवाज उसके खिलाफ जासूसी कर रहा हो। ये सब कुछ सोचते हुए हाजी ने फैसला कर लिया कि अब वो रब नवाज पर निगाह रखेगा।